विद्यार्थी जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप इसका आंसर अनंत दे सकते हैं, लेकिन अनंत किस रूप में होगा इसे आप देख लीजिए। दो परिमेय संख्या, परिमेय जो अंश और हर के रूप में हो, पी वाई क्यू के रूप में हो, उसे हम कहते हैं परिमेय। परिमेय जो अंश और हर के रूप में हो, अंश वाई हर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसे आप बोल सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में। क्यू बराबर 0 होना नहीं चाहिए, तब वो क्या होगा? परिमेय। अन्यथा आप इसे 2y3 को भी परिमेय बोल सकते हैं, 5y7 को भी परिमेय। ये परिमेय संख्या, इसमें ऐसा एक भी गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ जो कट सके। इसका मतलब क्या है? ना ये 4 है और ना ही 6 है। अगर इसे हम छोटा करेंगे तो 2y3 होगा और यही हमारा परिमेय होगा। इसमें भी 2 उभयनिष्ठ है, इसमें भी 2 उभयनिष्ठ है। जब दो उभयनिष्ठ कट गया तो 2/3 आया, जो कि क्या बचा? परिमेय। परिमेय में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना नहीं चाहिए। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों में मिलता है। आइए हम इस चीज का आंसर देते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आप इसे अनंत लिखिएगा। अब कैसे भैया? तो माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या, एक 3 मान लीजिए, एक 5 मान लीजिए। पर इस चीज को हल करने के लिए आप a+b/2 सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। a के जगह पहला परिमेय संख्या, b के जगह दूसरा परिमेय संख्या। तो 3 + 5/2 8/2 यानी 4 आएगा। अब रुकिए, यहाँ a के बदल 3 था, b के बदल 5 था। अब आगे क्या कीजिएगा? आप a के जगह कोई ले लीजिए, लेकिन b के जगह जो आप निकाले हैं उसे लीजिए, उसके बाद बनाते जाइए। यानी कि अब पुनः अगर आप चाहें तो 3 5 के बीच तो 4 आ गया। 3 और 5 के बीच में कौन परिमेय संख्या है? 4 है। अब 3 4 के बीच में निकालिए, यानी a बराबर 3 और b बराबर जो आप निकाले हैं उसे लीजिए। सूत्र क्या होता है? a + b/2। तो क्या लिखिएगा? 3 + 4/2 7/2 3.5। अब रुकिए, यहाँ a तो 3 था, b 4 था। हम बोल रहे हैं एक बार a जो है, आप एक संख्या किसी को भी ले लीजिए जो शुरू में आपका था। b आप जो निकालते हैं उसको लेकर बढ़िए। तो अगर पुनः हमें निकालना हो तो b फिर लेंगे 3.5, a के जगह रह जाएगा 3। इस प्रकार अनंतों संख्या निकलता जाएगा, अनंतों। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी हो सकती है संख्या भाई? अनंत हो सकता है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, यानी उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ना ही इसमें कुछ ऐसा संख्या है जो कट सकता है, ना ही। चलिए आगे, इसे आप नोट कर लीजिए। किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है पहले आप समझिए। किसी बारंबारता का बहुलक, आप लाइन इस प्रकार से खींच लीजिए। मान लीजिए आपका वर्ग अंतराल जो है, आप ही आंसर दीजिएगा, देख लीजिए। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ 10 है, 6 है, 8 है, 12 है, और यहाँ पर ही मान लीजिए 5 है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है। ये बारंबारता है, बारंबारता है। इसमें सबसे अधिक बार 12 आया, तो आपका बहुलक तो 12 हो गया, बहुलक हो गया 12। जो अधिक बार आया है, इसमें क्या आया है? अधिक बार, अधिक बार। और ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। सबसे बड़ा, सबसे अधिक ये है, सबसे अधिक बार आया है। बारंबारता 12 है तो बहुलक 12 हो गया। बहुलक वर्ग आपका ये हो गया। तो ये दोनों छोटा छोटा चीज़ें हैं, बेसिक में आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है। बहुलक वर्ग 12, बहुलक वर्ग आप इसको लिख सकते हैं
यहाँ 30 से 40, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। यहाँ पूछ रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो अधिकतम मान आप लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, अधिकतम बार आया है, यानी अधिकतम मान, इस चीज का आंसर होगा अधिकतम मान। अधिकतम मान, ये रियलिटी वाला आंसर हो गया, लेकिन किस प्रकार से आएगा वो आपको यहाँ दिखा दिया गया है, आप इसे नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा जब वृत्त को स्पर्श करता है तो समांतर नहीं सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज होता है। कैसे होता है देखिए, ये अगर आपका वृत्त है, ये आपका अगर समांतर चतुर्भुज है, देख लीजिए आप, इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। यहाँ आपका जो स्पर्श कर रहा है बिंदु पी, क्यू, आर और एस मान लो। समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है, समांतर जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होता है। एडी के समांतर कौन होगा, बीसी। एडी के समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी, एबी समांतर डीसी, एबी समांतर डीसी, एडी समांतर बीसी और एबी समांतर डीसी। हाँ समांतर, देखिए इसे हम हल करके आपको बढ़िया से बताने की कोशिश करते हैं, आप सीखिए। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह सम चतुर्भुज होता है। प्रमाण दिया है, एडी समांतर चतुर्भुज है तो भुजा समांतर होगा, यानी एडी समांतर किसके, बीसी के। एडी समांतर बीसी के, और एबी समांतर किसके, डीसी के। एबी समांतर किसके, डीसी के। आप लोगों को हम थ्योरी में एक चीज पढ़ाते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है वो आपस में बराबर होता है। तो अगर ये बहुत बड़ा वाला वृत्त है और ये बिंदु अगर ए स्पर्श रेखा का बाहरी बिंदु है तो ए एस स्पर्श रेखा हो गया, ए पी स्पर्श रेखा हो गया। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होता है। इसमें आपको एक चीज खाली गौर करना है कि इधर वाला को एक साइड और इधर वाला को एक साइड, इधर वाला को दूजा साइड और इधर वाला को दूजा साइड मान करके लिखना है। जैसे हम लिखते हैं आप ध्यान दीजिए, ये वृत्त है, ये बाहरी बिंदु है तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। ये वृत्त है, ये भी बाहरी बिंदु है तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। ये भी बाहरी बिंदु है तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान, ये भी बाहरी बिंदु है तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। आप इसे लिखिएगा कैसे, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, चूंकि हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ए पी बराबर ए एस, आप साइड ध्यान दीजिएगा, ए पी बराबर ए एस। ए पी जो है पहले साइड का है, ए एस जो है दूसरे साइड का है। अब इधर आ जाइए, बी पी बराबर बी क्यू, पहले साइड दूसरे साइड, बी पी बराबर बी क्यू। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते चलिए, सेकंड मानते चलिए, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ए पी पहला साइड, ए एस दूसरा साइड, बी पी पहला साइड, बी क्यू दूसरा साइड, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ आइए,
सी आर पहला साइड, सी क्यू दूसरा साइड, सी आर बराबर सी क्यू, ये हो गया थर्ड साइड, और डी आर बराबर डी एस, ये आपका हो गया फोर्थ साइड। अब आपको एक साइड और दूसरा साइड समझ में आ गया होगा, ये पूरा पहला साइड और वो इस साइड वाला ये जो हुआ दूसरा साइड यानी दूसरे साइड। पहले साइड और दूसरे साइड को जोड़ते हैं, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से आप एक साइड को एक तरफ, दूसरा साइड को दूसरा स्टेप जोड़िए, ए पी जोड़, बी पी जोड़, सी आर जोड़, डी आर। फिर इसे पढ़िए, इसे भी जोड़ दीजिए, ए एस जोड़, बी क्यू जोड़, सी क्यू जोड़, डी एस, ए पी बी पी सी आर डी आर, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, जुट गया। यहाँ आप देखिए ए पी और बी पी अगर आप जोड़ते हैं, ए पी और बी पी जोड़ते हैं तो आप ए बी लिखते हैं, आप ए पी बी पी जोड़ते हैं तो आप ए बी लिखते हैं, और यहाँ सी आर डी आर जब आप जोड़ते हैं, सी आर डी आर जोड़ते हैं तो सी डी या डी सी लिखते हैं, तो आप सी डी लिख लीजिए। ए एस बी क्यू जब आप जोड़ते हैं, ए एस अब बी क्यू, ए एस बी क्यू, बदल गया क्या, ए एस और डी एस हमको एक तरफ चाहिए, तो चलिए यहाँ ए एस और डी एस को जोड़िए। तो ए एस और डी एस को जोड़ते हैं तो आप ए डी लिखते हैं, यहाँ आपका ए एस और डी एस जुट गया तो ए डी लिखा गया। अब बचा बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू जोड़ते हैं आप तो बी सी लिखते हैं, ये दोनों जुट गया तो बी सी लिखा गया। अब यहाँ पर आपको ए डी बराबर हम बी सी लाए हैं, दिया हुआ था ना ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी, तो आप सी डी के बदल ए बी रख सकते हैं, यहाँ सी डी या डी सी है उसके बदल क्या रख सकते हैं, ए बी, तो ए बी यहाँ, और इस सी डी को इस सी डी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ बी सी के बदल आप क्या लिख सकते हैं, ए डी, तो ए डी यहाँ भी, ए डी यहाँ भी, ए डी यहाँ भी, ए डी यहाँ भी, ए डी के चक्कर में ए डी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो एक ये बी सी और ए डी के बराबर में बी सी आ गया। कई ए बी यहाँ आप लिख सकते हैं, ए बी 2 ए बी और बी सी 2 बी सी। आपको 2 से 2 काटना होगा, तो ए बी बराबर आप क्या ले आए, बी सी ले आए, ए बी बराबर आप क्या ले आए, बी सी ले आए। देखिए ये आप साबित किए हैं, ए बी बराबर बी सी आप साबित किए हैं, और ए बी बराबर डी सी देल था, इसमें ए बी बराबर डी सी देल था और ए बी बराबर आप बी सी ले आए हैं। देखिए ना, डी सी देल था और बी सी ले आए, ए बी बराबर है, बी सी भी बराबर सी डी भी बराबर हो जाएगा। और आगे देखिएगा कि बी सी बराबर क्या है, ए डी है, यानी कि अगर हम इन तीन समीकरणों को आपस में देखें तो चारों के चारों बराबर आ जाएगा। कैसे भैया, हमारे पास एक है, दो है, एक तीन है, ए बी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी भी। अब जब हम बी सी देखते हैं तो जब ये तीनों बराबर तो बी सी बराबर ए डी, इस प्रकार ये चारों भुज आपस में बराबर हो जाएगा। ये अगर 3 है तो चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये आप निकाले हैं, ये दोनों देल है, ए बी सी के बराबर है और ए बी डी सी के भी बराबर है, अब बी सी के बराबर ए डी है, यानी चारों आपस में बराबर है। इस प्रकार से जब चारों भुजा बराबर होता है तो इसे आप समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज होगा। आशा है आप सीख रहे होंगे। चलिए धन्यवाद, आप इसे नोट कीजिए, रिपीट वीडियो देखिए। चलिए विद्यार्थी जी, आप वीडियो रोक करके इसे आप समझने की कोशिश कीजिए और लिखिए। अगर आप 15 सेट, मात्र 15 सेट अगर आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करके जाते हैं तो फिर आप हमको
आप अपने आप को इतना नंबर दे सकते हैं 100 के 100। आपको विश्वास नहीं है तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा एग्ज़ाम देने के बाद। पहले आप 15 सेट पढ़िए, हम पहला सेट आपको पढ़ा रहे हैं, आप इक्का को सीखिए, मेरा आशा है कि आप आगे जाइए। कहता है मूल बिंदु से दूरी, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, है तो आसान, 2 दूनी 4 3 3 9 4 13 रूट 13 हो सकता है, लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे, हम सीखेंगे कब? आप लोगों को पता है कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर ही हमारा जो निर्देशांक बिंदु होता है वो 0 0 होता है। पहला 0 x अक्ष के लिए, दूसरा 0 y अक्ष के लिए, पहला 0 x अक्ष के लिए, दूसरा 0 y अक्ष के लिए। इसमें जो पहला बिंदु है वो x अक्ष पर होगा, दूसरा बिंदु y अक्ष पर होगा। यहाँ पहला बिंदु x अक्ष पर है, अगर हम यहाँ 1 माने, यहाँ 2 माने तो ये बिंदु हमारा यहाँ होगा, और यहाँ अगर हम 1 2 3 माने तो ये जो हमारा बिंदु है वो यहाँ होगा। अब अगर यहाँ से दूरी लिया जाए तो मूल बिंदु से दूरी हमारा ये होगा, मूल बिंदु से दूरी हमारा ये होगा। ये हमारा मूल बिंदु हुआ और ये हमारा बिंदु पहले x अक्ष का फिर y अक्ष का लिखाता है, यानी ये जो दूरी हुआ 2 3 का x अक्ष और y अक्ष का, इस बिंदु का दूरी हुआ। कहाँ से भाई? इस बिंदु से। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर इसको a मानते हैं, इस बिंदु को b मानते हैं, यहाँ a मान लेते हैं, इस बिंदु को b मान लेते हैं, तो हमको AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। ये A हुआ, ये B हुआ, AB हुआ। यहाँ जो A का निर्देशांक है वो 0 0 है, B का जो निर्देशांक है वो 2 3 है। यहीं से निकलता है आपका थ्योरी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, वो आपका बिंदु का निर्देशांक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र से आप निकाल सकते हैं या निर्देशांक से निकाल सकते हैं, तो इसे आप सीखिए। तो चूंकि मूल बिंदु से दूरी है तो आप इसे अंडर रूट, यानी कि AB अगर आप निकालना चाहो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के रूप में निकाल सकते हैं। पहला वाला जो 0 0 है वो xy है, ये भी xy है, ये 1 1 है, ये 2 2 है। इसे आप x1 y1 x2 y2 लिख सकते हैं। एग्जाम में इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपके समझने के लिए। अब देखिए x2 से x1 घटाएंगे, यानी 2 से 0 घटेगा, 2 से 0 घटेगा, स्क्वायर होगा। y2 से y1 घटेगा, यानी 3 से 0 घटेगा, 2 से 0 घटेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका वर्ग हो जाएगा 4। 3 से 0 घटेगा, कुछ नहीं घटेगा, उसका वर्ग हो जाएगा 9। 9 4 13, रूट 13 इकाई जो आपका हो गया है वो इन दोनों के बीच की दूरी हो गया है, रूट 13 इकाई। क्या सर एग्जाम में ये टोटल लिखना है? बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में मात्र इतना लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में देता है तो आप क्या कीजिएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, रूट 13 जोड़ देना है, बस आपका आंसर हो गया। तो आप बिना देखे, बिना इतना लिखे लिख सकते हैं। इससे आप नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धगोला है, उसका आयतन दिया हुआ है। अर्धगोले का आयतन, गोले का आधा अर्धगोला, अगर ये पूरे गोला होता तो इसका जो आयतन होता 4/3 पाई r3, लेकिन गोला दे दिया है आधा, तो इसका आयतन वॉल्यूम जो होगा 2/3 पाई r3। आधा बोल रहा है ना, तो आधा को 1/2 से भागा कीजिए तो यही कटेगा, तो आधा हो जाएगा 2/3 पाई r3। आयतन हमको देल है, तो आयतन से हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या जब निकल जाएगा तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम,
और एरिया जो होता है आपका 4πr², ये होता है एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, ये हमको निकालना है, ये हमको दिया हुआ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया हो जाएगा अर्धगोले का 2πr²। समझ रहे हैं। तो पहले आपको त्रिज्या निकालना है। दिया हुआ है पूरे अर्धगोले का आयतन यानी भीग बराबर 2/3 πr³ का मान दिया हुआ है। तो चूंकि दिया है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन जो आपका दिया हुआ है वो है विद्यार्थी जी 19,404, 19,404। और आयतन अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। आप इस प्रश्न को समझने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। ये इस प्रकार के प्रश्नों से आपको हमेशा त्रिज्या का डिमांड करता है, त्रिज्या निकालने को कहता है। पाई का मान आप 22/7 लेकर के इसको हल कर सकते हैं। 2/3 गुने 22/7 गुने r³ 19,404। आप 2 से इसको काटने की कोशिश कीजिए। 2 से अगर आप टोटल को काटते हैं, क्योंकि बराबर में है, 2 से कटेगा। तो आइए, 9 दूनी 18, 1 बचा 7 दूनी 14, 0 2, 4 का आधा 2, 97 0 2 होगा। इसको आप लिखिए 22/3 गुने 7 गुने r³ बराबर 97 0 2। 21 इधर गुना हो जाएगा, 22 कहाँ चला जाएगा, बटा में। 22 गुना r³ बराबर 97 0 2 गुना 3 गुना 7, 22 आपका बटा में जाएगा। तो 97 0 2 गुना 3 गुना 7 बटे 22। 22 का आधा आपका 11 हो जाएगा। अब इसका आधा काटिए तो 4 दूनी 8, 1 उन्हें बचा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 2 इकाई 2, 48 51, 3 गुने 7 बगैर 11 से काटिए। 11 चौ 44, 11 चौ 44, तब बच्चा 4 हो गया 45, फिर 11 चौ 44, फिर 11 तो 1, यानी कि आपको r³ जो आ गया 441 गुना 3 गुना 7, 441 गुना 3 गुना 7, 7 21, 21 गुना 21 आप लिखते हैं तो 441 होता है। इस 441 को आप लिख सकते हैं 21 गुना 21 441 होता है, और 7 21, ये क्यू हटेगा घन में चला जाएगा। तो r बराबर हो गया क्यू 21 गुने 21 गुने 21। अब r बराबर जब निकालना चाहेंगे तो 21 की करनी से करनी खत्म, यानी r का मान आपका जब 21 आ गया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ये मैथ आपके हाथ में रहेगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2π कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है इसका। अब आइए पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर समझिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता तो खाली आधा का होता, जब कुल पूछ रहा है तो ये जो वृत्ताकार पार्ट है वो भी आपका जुड़ेगा। तो 2πr² इन्ने, πr² इन्ने, तो 2πr² πr², यानी कुल पृष्ठीय जो हो जाएगा, टोटल एरिया जो आपका हो जाएगा वो 3πr²। 3πr² पर आप रख के हल कीजिए, आपका मान आने वाला है। तो चलिए देखिए कैसे आया भाई। टोटल कुल का मतलब टोटल, तो आधा गोला का तो भैया आ गया 2πr², और ये जो वृत्त है वृत्ताकार उसका क्षेत्रफल πr², जब आप जोड़ते हैं तो 3πr² होता है। तो देखिए एरिया हम निकाल रहे हैं इस अर्धगोले का 3πr²। एरिया 3 गुने 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर।
21 सेंटीमीटर आपका क्या आया है, त्रिज्या आया है। इसे सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखिए, क्योंकि जब ये था 97 घन सेंटीमीटर क्यूब था। काट पीट के आपका, चलिए अब देखिए 7×21, तो एरिया कितना आ गया आपका, 3×9 गुने 22 गुना 21 वर्ग सेंटीमीटर। आप गुना कर लीजिए पहले इसको, एरिया 9 गुने 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, अब 42 और 4 46 वर्ग सेंटीमीटर। 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 4 46। अब आपका गुना 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 छक 54, 1 55 के 5 हासिल 5, 9 चौ 36 अब 5 41 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका टोटल क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। आधा गोला का 2πr², और चूंकि हमको कुल पृष्ठ चाहिए तो ऊपर वाला भी जुटेगा, तो इसके लिए πr² यानी 3πr², 3πr², 3 गुने 22/7 गुने r का मान 21 गुने 21, r का मान 21 गुने 21, 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9 गुने 22 गुना 21, 3 तिहाई 9 गुने 22 गुना 21, 21 दूनी 42, 2 हासिल 4, 42 2 42 4 46, 9 दूनी 18, 1 9 छक 54, 55, 9 चौ 36 और 4 36 और 5 41। आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, रोक करके वीडियो बढ़िया से समझिए। चलिए 8वां क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है, ये होगा ही होगा, एक आएगा ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू एक होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनिट। चलिए तो निश्चित घटना की प्रायिकता आपको एक हो जाएगा, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो आपको होगा वो एक होगा, और अनिश्चित जो घटेगा ही नहीं, जो संभव है ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 होगा। जैसे एक पास अगर फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तक आप अंकित करते हैं। अब हम पूछेंगे कि 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो 6/6 यानी कि 1 होगा। अब हम पूछेंगे 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 इसमें तो है ही नहीं, 7 इसमें है ही नहीं, यानी वो असंभव है, संभव है ही नहीं कि गोटी फेंकेंगे 7 आ जाएगा, आना तो आना है 6वें तक आना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1। निश्चित अनिश्चित को असंभव भी बोलते हैं, अनिश्चित को असंभव भी बोलते हैं, हर एग्जाम में ये आपको मिलना है, इसलिए इन दोनों चीज को आप देखिएगा। चलिए प्रोबेबिलिटी आपको बेसिक से पढ़ाया गया है, एक भी क्वेश्चन किसी भी बुक से छूटने वाला नहीं है। यहाँ तो आपको 4 बुक लगभग क्लियर होता है, मैथ का NCERT है जो आपको मानक स्कूल द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर KC सिन्हा है, आलोक है, भारती भवन है, तो ये सब किताब तो यहाँ एक एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे सीखिए। कहता है 1 + tan² थीटा का मान क्या है। आपको लगभग 60 से 70 फॉर्मूला विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया गया है। चलिए सीखिए 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। 1 + tan² थीटा, इसका sec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू, सॉरी sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान क्या होता है 1। उसी तरह cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। तो इन दोनों फार्मूला से कितना फार्मूला बन सकता है वही यहाँ पर दिया गया है।
तो जाहिर सी बात है 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो इससे रिलेटेड है। तो है क्या भैया, अगर हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा तो ये tan कहाँ चला जाएगा, प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा 1, ये 1 था ये माइनस में है, ऊ पटी जाएगा तो किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ई हमको दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू हर हाल में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो एक इधर आके क्या होगा, घटेगा। इस चीज़ों को हल करने के लिए सीखिए, आपको बार बार काम देने वाला है। अगर पूछ दे इसी को भैया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये निकल गया। इस प्रकार से इसको भी आप हल कर सकते हैं। एक बराबर क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। विथ रिलेटिव आप इसे साबित भी कर सकते हैं। चलिए हटाइए। एक बटा √3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। जैसे ही √3 आपको दिखाई देता है तो tan या कोट में आना पड़ेगा आपको। तो tan 0 से लेकर अंतिम तक लिख लीजिए, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90। 0 के 0, 30 का मान बोलिए, tan 30 का 1/√3, 45 का, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, जो कि परिभाषित नहीं है। यहाँ 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है, किसका मान है, तो एक tan 30 हो सकता है और दूसरा cot 60 हो सकता है। तो tan 30 का मान ये दोनों हो सकता है, tan 30 भी cot 60 भी, क्योंकि tan का उल्टा cot 60, tan दोनों का मान आपको मिल जाएगा। पाई कौन सी संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे आप सीख कर ही जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको 2-3 नंबर देने वाला ही है ये। चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं चतुर्थ घातीय, बस। और क्या इसका आंसर लिख सकते हो, चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय। और इसे क्या कह सकते हैं आप, x के मान के लिए L पैरेलल M। आकृति आपके किताब में दिया होगा क्वेश्चन बैंक में, यहाँ L रेखा है और यहाँ M रेखा है, L और M कहता है पैरेलल है, यानी समानांतर है, L और M पैरेलल है, समानांतर है। तो इसका 3 शर्त हो सकता है, एकांतर कोण बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए। देखिए कैसे कैसे, मान लीजिए L पैरेलल M को एक P रेखा काटा और यहाँ अगर 30 डिग्री है और यहाँ भी अगर 30 डिग्री है, तो रेखा के ऊपर और रेखा के ऊपर, तो ऊपर ऊपर संगत कोण होता है। तो संगत कोण अगर बराबर हो तो भी L पैरेलल M होगा। यानी कि पहला शर्त है संगत कोण बराबर हो, संगत कोण समान हो। दूसरा शर्त क्या हो सकता है भैया, कि नहीं संगत कोण अगर ना दिया हो, एकांतर कोण दिया हो, एकांतर कोण दिया हो, तो रेखा के इस तरफ और रेखा के उस तरफ अगर इन दो कोणों का मान कुछ भी हो सकता है, ये हम आपको दर्शा रहे हैं, कुछ भी दे सकता है। तो अगर रेखा के उस तरफ रेखा के इस तरफ कोण अगर बराबर हो तो इसे कहते हैं हम एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी अगर समान होगा, समान हो, तो भी रेखाएं समांतर होगी। संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर, तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी।
तो रेखा समानांतर तभी होगा संगत कोण समान हो या एकांतर कोण समान हो। आप इस पर मैथ भी हल कर सकते हैं। चलिए ठीक, जब रहेगा आपको पढ़ा दिया जाएगा। और चित्र तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, चित्र आता तो हल करते। चलिए इसको लिखिए, मूल बिंदु से इतना की दूरी, मूल बिंदु से इतना की दूरी। मूल बिंदु अभी हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल समझाए थे, अब शॉर्ट समझिए। मूल बिंदु से इतना की दूरी है -x और y की दूरी। तो मूल बिंदु A मान लीजिए 0 0 है और B क्या है भैया, P दे दिया है। मान लीजिए मूल बिंदु 0 0 है और P यहाँ -x, y है। तो अगर आप AP निकालिएगा, ये A और ये P, A के लिए 0 0 जो कि मूल बिंदु है, P के लिए -x, y आपको दे दिया गया है। आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी AP निकालना है। AP क्या कीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे आप x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर लिखते हैं तो आंसर वही आएगा। ठीक है, देखिए -x से आप 0 घटा रहे हैं और y से भी आप 0 घटा रहे हैं। -x से 0 घटाना है तो भी x स्क्वायर, और y से 0 घटा रहे हैं तो भी y स्क्वायर, यानी √x² प्लस y स्क्वायर आपका AP आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है भैया कि आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए AP और √ इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर कर देते हैं तो भी आपको पहले 2 3 था उसका हम आपको बता रहे थे, x का स्क्वायर x² और y का स्क्वायर y², ये भी आपको आ गया। तो जैसे आप चाहे निकाल सकते हैं, आपको समझने का देर है। उम्मीद और आशा है कि यहाँ 15 क्वेश्चन तक आप क्लियर कर चुके हैं। आगे आइए, कार्तीय तल में बिंदु का मान निकालना है। भूत लिख दिया है, भुज होना चाहिए। चलिए भुज है या कोटि देख लेते हैं। यहाँ x x10 y y10, x x10 y y10, x x10 y y10, ये आपका चतुर्थांश है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चारों चतुर्थांश में आपको पता होना चाहिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो इस चतुर्थांश में इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन ये एक्स तो निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। पहले एक्स का मान लिखना है, यानी पहले माइनस होगा और फिर प्लस होगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। माइनस क्यों, पहले भुज लिखाता है फिर कोटि लिखाता है, पहले x का मान लिखाता है फिर y का मान लिखाता है। तो x माइनस y प्लस, लेकिन इधर x भी माइनस y भी माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस। और चौथा में पहले x लिखाना है, यहाँ भी पहले x लिखाना है। चौथा में आइए पहले x लिखिएगा तो ये तो आपका प्लस है ये, और ये आपका माइनस है। अब देखिए कि वो किस रूप में है, तो माइनस और प्लस, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश इसका क्या होगा, आंसर। आपको ये चीज़ें एग्जाम में 100% मिलेगा, इसलिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये एक्स अक्ष प्लस, ये एक्स अक्ष माइनस, ये वाई प्लस, ये वाई माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। आप इसे इस रूप में पढ़ सकते हैं। इसका आंसर अब बोलिए, द्वितीय सेकेंड कोऑर्डिनेट -4 10 जो है आपको 2nd क्वाड्रेंट में मिलेगा, है ना, यानी द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा।
ओ भाई ये +√3 है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, प्लस के जगह बराबर होगा, है ना। चलिए 2 cos A बराबर √3 है। हमको किसका मान निकालना है? A का। क्या हो जाएगा? √3/2 गुना कहाँ आएगा? भागा में। cos A, cos कितने का मान है जी? sin 60 तो cos 30, sin 60 तो cos 30, sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान। cos दोनों तरफ जब तुलना होगा तो a बराबर कै डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। a बराबर कै डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा अगर प्लस रहता तो हल करके दिखाइए, हालांकि ये टाइपिंग गलत है, फिर भी देखिए 2 cos A +√3 होता तो हम लिखते 2 cos A बराबर √3, उधर जाता तो कोची में हो जाता? माइनस में। cos A बराबर -√3/2। अब -√3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस cos 30 डिग्री। cos तुलना कीजिएगा तो A बराबर आपको -30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोण का मान कभी भी ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए यहाँ प्लस नहीं बराबर होगा। चलिए लिखिए। तीन थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर आप थीटा चाहिए तो 3 आपका भागा में आएगा और 3 तिहाई 9 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा के जगह आपको 30 डिग्री रख देना है। tan 30 का मान कितना होता है बोलिए? 1/√3, यही आपका आंसर है। tan 30 का मान 1/√3। रोके तो 5 मिनट रोके। आइए, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी, अनुक्रम, समांतर श्रेणी आप पढ़े ना, उसी का ये क्वेश्चन। नियम से लिखा लो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अंतर कितना का? 1 का। 4, 5, 6, 1.1 के बाद 1.2, 1.3, इस प्रकार का लिखा रहे तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। देखिए चीजों को समझिए, कहता है वितरण, वितरण या वर्ग अंतराल देना चाहिए। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपका 9, 6, 5, 4 इस प्रकार का कुछ दिया रहे तो कहता है अधिकतम, लिखा हुआ है स्पेलिंग मिस्टेक। चलिए, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया, ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया। अधिकतम क्या हो गया भाई? ये 10, 20, 30, 40 और इसका नाम है उच्च सीमा। उच्च सीमा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उच्च सीमा, यही आपका आंसर है। इस क्लास में आपको यहाँ तक बताया जाता है, नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीज़ें पूरा के पूरा 2015 का कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।